हेलो बच्चों, माय नेम इज चेतन कुमार एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेशन एंड एजुकेटर। तो आप लोग कॉपी और पेन निकाल लीजिए। आज का हम लोग पढ़ाई शुरू करने वाले हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट सा चैप्टर है और बहुत ही दिक्कत देने वाला चैप्टर है। इस चैप्टर को हम लोग बहुत ही आसान तरीका से समझेंगे। अक्सर इसमें जो इस चैप्टर में बच्चों का मतलब नहीं समझ में आता, फंस जाता है, स्ट्रक्चर नहीं याद रहता, फॉर्मूला नहीं याद रहता। तो इस वीडियो के माध्यम से हम लोग बहुत ही आसान तरीकों से सीखेंगे। और जो हम चैप्टर शुरू करने वाले हैं उस चैप्टर का नाम है टेंस, है ना। ग्रामर का एक टॉपिक है, चैप्टर है टेंस। और इसी टेंस के बारे में पूरा डिटेल में जानेंगे, एक एक चीज को जानेंगे। तो आप लोग वीडियो पे बने रहिए इन तक, है ना। और इस टेंस से ज्यादा टेंशन नहीं लेना है, ठीक है, क्योंकि इस वीडियो में आप लोग को एक एक चीज बिल्कुल ही सरल भाषा में बताया जाएगा। तो आप लोग कॉपी पेन निकाल लीजिए और आज का पढ़ाई हम लोग शुरू करने वाले हैं। तो देखिए, सबसे पहला जो है टेंस। टेंस, ठीक है। ये जो टेंस है, सबसे पहले तो इसको समझते हैं कि ये टेंस आखिर है क्या। टेंस का एक और नाम होता है, जैसे कि इसको हिंदी में अगर आप लोग कहिएगा तो क्या कह सकते हैं टेंस को? काल। क्या कह सकते हैं? काल। अब काल से भी नहीं समझ में आ रहा है तो इसका एक और आप लोग नाम बोल सकते हैं। इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं? समय। क्या बोल सकते हैं? समय। अब देखिए, टेंस का जो डिफिनेशन है ये इसी में स्पष्ट हो गया। यानी कि जो भी समय को बताता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं? काल कहते हैं। क्या कहते हैं? काल कहते हैं। यानी कि जो समय आप लोग का बीत चुका है, जो समय आप लोग का चल रहा है और जो समय आप लोग का आने वाला है, इस चीज को जो भी डिनोट करता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? टेंस बोलते हैं। यानी कि ओवरऑल हम लोग अब समय के बारे में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। चाहे वो बीता हुआ समय हो, चाहे चल रहा समय हो या आने वाला समय हो, ठीक है। इसी समय के बारे में एक एक चीज पढ़ेंगे, ठीक है। इससे वाक्य किस तरह से बनाया जाए, किस तरह से वाक्य को इंग्लिश में बदला जाए। तो आप लोग वीडियो को इन तक देखिए और इसमें एकदम सरल भाषा में बताया जाएगा। याद करने की कोई जरूरत नहीं है, बस ट्रिकी से आसान सा तरीकों से इसको समझ करके अच्छे से पढ़ेंगे। सबसे पहले तो टेंस का आप लोग देख लीजिए कि इसका डिफिनेशन क्या हो सकता है। तो हमने क्या बोला? जो समय को बताए उसी को क्या कहा जाता है? टेंस कहा जाता है। तो इसका एक डिफिनेशन क्या हो जाएगा? टेंस दैट एक्सप्रेस टाइम। क्या बोले हम? टेंस दैट एक्सप्रेस टाइम इज कॉल्ड क्या हो जाएगा? टेंस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? टेंस। यानी कि टेंस क्या करता है? टाइम को एक्सप्रेस करता है, यानी कि टाइम समय को बताता है। तो जो समय को बताता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं? टेंस कहते हैं। क्या कहते हैं? टेंस। इसको हिंदी में भी लिख देते हैं। जो क्या हो जाएगा? जो समय को बताता है, जो समय को बताता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं? उसी को काल कहते हैं, यानी कि टेंस कहते हैं, ठीक है। तो हमने क्या पढ़ा? टेंस को क्या पढ़ा हमने? जो समय को बताता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं? टेंस कहते हैं। साफ आसान सा तरीका है। जो समय, जो भी समय को कुछ भी बताए, कोई सा भी समय बताए तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? टेंस कहेंगे। टेंस क्लियर है? तो अब चलिए, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। टेंस का आखिर प्रकार कितना होता है, टाइप्स कितना होता है, आखिर कौन कौन सा समय होता है, उसके बारे में अब हम लोग जानते हैं। तो टेंस का जो पहला टाइप है वो क्या है? प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट
प्रेजेंट टेंस बोल सकते हैं आप लोग, या फिर आप लोग प्रेजेंट टाइम भी बोल सकते हैं। दूसरा हो गया पास्ट टेंस, और तीसरा क्या हो गया, फ्यूचर टेंस। क्या हो गया हमारा तीसरा, फ्यूचर टेंस। यानी कि पहला हो गया प्रेजेंट टेंस, दूसरा हो गया पास्ट टेंस, और तीसरा क्या हो गया, फ्यूचर टेंस। देखिए आप लोग, प्रेजेंट टेंस क्या होता है, जो समय चल रहा होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रेजेंट टेंस बोलते हैं। और जो समय बीत गया है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पास्ट टेंस बोलते हैं। जो समय बीत चुका है, मान लीजिए आप कोई भी काम अगर पहले कर चुके हैं तो वो समय अगर बीत चुका है तो उसको आप लोग क्या बोलिएगा, पास्ट टेंस। अगर जो समय आपको आने वाला है, यानी कि उस समय के बाद उस समय के बारे में अगर आपको कुछ भी पता नहीं हो तो उसी को कहा जाता है फ्यूचर टेंस, यानी कि भविष्य काल। क्या कहते हैं, भविष्य काल। इसको हिंदी में कहते हैं वर्तमान काल। इसको हिंदी में कहते हैं भूतकाल, और इसको इंग्लिश में भविष्य काल। ठीक है, क्लियर है। वर्तमान काल का मतलब हो गया जो समय वर्तमान में चल रहा है उसी को कहते हैं वर्तमान काल। जो समय बीत चुका है उसको हम लोग क्या कहते हैं, भूतकाल। और जो समय आने वाला है, यानी कि जिस समय के बारे में हमको पता नहीं है उसको क्या कहते हैं, भविष्य काल। यहां तक भविष्य काल, यहां तक क्लियर है, यहां तक समझ में आ गया आप लोग को। तो अब हम लोग इसी तीनों समय को वन बाय वन करके एक एक चीज को, एक एक पॉइंट को अच्छे तरह से पढ़ करके, अच्छे तरह से समझ करके इसको हम लोग आगे की ओर बढ़ने वाले हैं। तो आप लोग यहां तक नोट करिए, फिर हम उसके बाद इसका पहला जो पॉइंट्स है प्रेजेंट टेंस, उसके बारे में डीप नॉलेज लेके उसका एक एक पॉइंट समझ करके अच्छे से देखते हैं। तो आप लोग इसको पॉज करके नोट करिए, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलिए, हो गया होगा आप लोग का। अब हम लोग पहला जो प्रेजेंट टेंस है इसके बारे में अच्छे से पढ़ेंगे। आप लोग को जो भी यहाँ पे पॉज करके लिखने के लिए बोला जाता है उसको आप लोग कॉपी पे राइट डाउन करिए, ताकि जब क्वेश्चंस का प्रैक्टिस करिएगा आप लोग तो आप लोग को अच्छे तरह से समझ में आ जाए, है ना। चलिए, अब देखिए आगे प्रेजेंट टेंस क्या होता है। देखिए, अब हमारा क्या पहला प्रेजेंट टेंस। चलिए देखिए अब प्रेजेंट टेंस क्या होता है। तो प्रेजेंट टेंस का मतलब क्या हो गया, हमने क्या बोला था, प्रेजेंट टेंस जो समय वर्तमान में चल रहा है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, वर्तमान काल। जो समय वर्तमान में चल रहा हो उसी को क्या बोलेंगे, वर्तमान काल। ठीक है, जो समय वर्तमान में चल रहा हो उसको हम लोग क्या बोल देंगे, वर्तमान काल। ये समझ में आ गया होगा। अब देखिए, वर्तमान में भी कुछ ऐसा समय होता है कि जो मतलब कोई ऐसा समय होता है जो चल रहा होता है, कोई ऐसा समय होता है जो हो चुका होता है। तो इस तरह का कौन कौन सा ऐसा समय है उसके बारे में हम लोग अब इसके आगे पढ़ने वाले। तो आप लोग ध्यान दीजिए, पहला जो है ना, पहला जो प्रेजेंट टेंस का टाइप है, यानी कि जो पहला होता है उसका क्या नाम है, सिंपल प्रेजेंट टेंस, सिंपल प्रेजेंट टेंस। दूसरा क्या नाम है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। और जो तीसरा है हमारा वो क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट
टेंस। और जो चौथा है हमारा वो क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। देखिए इसी चारों के बारे में हम लोग प्रेजेंट टेंस के अंदर, यानी कि प्रेजेंट टेंस के वर्तमान जो समय चल रहा है उस वर्तमान समय में कौन कौन सा समय चल रहा है, इसी के चारों के माध्यम से पूरा वर्तमान में जो भी समय चल रहा है उसके बारे में हम लोग सीखने वाले हैं। तो आप लोग देखिए, इसको आप लोग पॉज करके लिखिए, फिर हम लोग इसका जो पहला पार्ट है सिंपल प्रेजेंट टेंस उसकी ओर आगे बढ़ेंगे। इसको आप लोग पॉज करके लिखिए। चलिए हो गया होगा। अब हम लोग इसका जो पहला पार्ट है सिंपल प्रेजेंट टेंस उसकी ओर बढ़ते हैं। जब भी आप लोग को पॉज करके लिखने के लिए बोला जाए तो लिख लीजिए आप लोग। चलिए अब प्रेजेंट टेंस का जो पहला टाइप्स है क्या है, वो सिंपल प्रेजेंट टेंस, उसके बारे में अब हम लोग पढ़ते हैं। चलिए देखिए क्या है हम लोग का पहला टॉपिक, सिंपल प्रेजेंट टेंस। देखिए और एक और बात ध्यान रखिए, कहीं कहीं पे सिंपल प्रेजेंट टेंस को प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस भी बोला जाता है, तो आप लोग कंफ्यूज नहीं होइएगा। सिंपल प्रेजेंट टेंस को कभी कभी मतलब किसी बुक में आप लोग को ये भी दिखेगा कि उसका एक और नाम होता है जो कि क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो ध्यान रखिएगा आप लोग, इसका एक और नाम है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। चलिए अब देखते हैं सबसे पहले सिंपल प्रेजेंट टेंस का पहचान क्या है ना, मतलब कैसे समझेंगे कि ये जो वाक्य है वो सिंपल प्रेजेंट टेंस का है या नहीं है। तो देखिए आप लोग कि किस तरह से समझा जाए कि जो हम वाक्य दे रहे हैं आप लोग को वो सिंपल प्रेजेंट टेंस का है या नहीं है। चलिए देखिए आप लोग कि उसका पहचान क्या है, जिसके माध्यम से हम लोग समझ सकते हैं कोई भी वाक्य ये किस टेंस का है या फिर टेंस में कौन सा टेंस का है। चलिए इसका पहचान क्या है, देखिए आप लोग इसका जो पहचान है वो क्या है, जिस हिंदी वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते है, ता हूं, ती हूं, ते हूं, ता हो, ती हो या ते हो, लगा रहे तो उसे सिंपल प्रेजेंट टेंस का कहते हैं। देखिए अब आप लोग ध्यान दीजिए, इसका जो पहचान है किस तरह से पहचानेंगे कि कोई भी वाक्य हम आपको दे रहे हैं वो किस टेंस का है, तो इसी पहचान के माध्यम से हम लोग उसको पहचानेंगे। देखिए अब आप लोग क्या है, जिस हिंदी वाक्य के अंत में कौन सा वाक्य होना चाहिए, तो हिंदी वाक्य होना चाहिए। तो जिस हिंदी वाक्य के अंत में क्या हो, या फिर आपको हिंदी वाक्य के अंत में दिख जाए ता है, ती है, ते है, ता हूं, ती हूं, ते हूं, ता हो, ती हो, ते हो, ये सब अगर लगा रहे तो हम उसको कौन सा टेंस का कहेंगे, सिंपल प्रेजेंट टेंस का। उस तरह के वाक्य को हम लोग कौन सा टेंस कहेंगे, सिंपल प्रेजेंट टेंस। जैसे कि आप लोग को एग्जांपल देते हैं, मैं खाता हूं,
मैं खाता हूं। अब देखिए यहाँ पे जो हमने लिखा मैं खाता हूं, ये एक वाक्य है। इस वाक्य में आप लोग को क्या दिख रहा है, लास्ट में देखना है। ये जो हिंदी वाक्य है इसका लास्ट में आपको क्या दिख रहा है, यहाँ पे देखिए ताहू, क्या दिख रहा है, ताहू। तो यही लास्ट में देखना है। अगर ये सब में से कुछ भी रहे तो हम क्या कर देंगे उसको, सिंपल प्रेजेंट टेंस। क्या कहेंगे, सिंपल प्रेजेंट टेंस। जैसे इसका एक और एग्जांपल लेते हैं, हम लोग किताब पढ़ते हैं, हम लोग किताब पढ़ते हैं। अब देखिए इस ये जो हिंदी वाक्य दिया गया है इसमें आपको अंत में क्या दिख रहा है, ते हैं। क्या दिख रहा है, ते हैं। यहाँ पे देखिए ते हैं भी लिखाया गया होगा आप लोग को कहीं भी, देखिए कहाँ पे है, देखिए यहाँ पे लिखा गया है ना ते हैं। तो ये सब अगर किसी भी हिंदी वाक्य के अंत में लगा रहे तो आप लोग सीधा कहिए कि उस टेंस, वो जो वाक्य है वो किस टेंस का है, सिंपल प्रेजेंट टेंस। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। यहाँ तक में आप लोग को कोई भी डाउट है, कुछ भी डाउट हो तो आप लोग कमेंट करके बताइए। फिलहाल इसको अगर समझ में ना आए तो बार बार देखिए ताकि आपको समझ में आ जाए। एकदम तोड़ तोड़ के एक एक चीज को बताया जाएगा, तो आप लोग वीडियो को पूरा देखिए, है ना। तो देखिए यहां तक समझ में आ गया आप लोग को, ये सब रहे लगा रहे हिंदी वाक्य के अंत में क्या हो जाएगा, सिंपल प्रेजेंट टेंस। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, तो फिलहाल आप लोग इसको नोट कर लीजिए, पॉज करके नोट कर लीजिए। उसके बाद हम लोग इसी का आगे की ओर बढ़ते हैं, स्ट्रक्चर वगैरह की ओर। चलिए हो गया होगा आप लोग का यहाँ तक। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये तो हम लोग समझ गए कि किसी वाक्य को हम देख करके ये बता देंगे कि ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है। लेकिन एक और बात आता है कि अगर ये हम बता दिए कि ये सिंपल प्रेजेंट टेंस का है तो फिर उस वाक्य को इंग्लिश कैसे करेंगे। तो अब हम जानेंगे कि अगर कोई वाक्य सिंपल प्रेजेंट टेंस का हो तो उसको इंग्लिश कैसे करेंगे। चलिए देखिए अब आप लोग यहाँ पे सबसे पहले आप लोग कुछ पॉइंट समझ लीजिए कि अफर्मेटिव सेंटेंस क्या होता है। अफर्मेटिव चलिए देखिए यहाँ पे सबसे पहले आप लोग क्या देखिए, अफर्मेटिव सेंटेंस क्या होता है। देखिए अफर्मेटिव सेंटेंस उस तरह के सेंटेंस को कहते हैं जिस वाक्य में आपको नहीं ना दिखे, है ना। जो भी वाक्य हो उस वाक्य में अगर आपको नहीं ना दिख रहा है तो उसी तरह के वाक्य को हम लोग क्या कहते हैं, अफर्मेटिव सेंटेंस। क्या कहते हैं, अफर्मेटिव सेंटेंस। क्लियर है, क्या कहते हैं, अफर्मेटिव सेंटेंस। अब देखिए इसका डिफिनेशन क्या हो जाएगा, जिस वाक्य में आपको नहीं ना दिखे उसे अफर्मेटिव, उसे क्या कहते हैं, अफर्मेटिव सेंटेंस। यानी कि अफर्मेटिव सेंटेंस क्या होता है, जिस वाक्य में आपको नहीं ना दिखे उसको क्या कहेंगे, अफर्मेटिव सेंटेंस। क्लियर है यहाँ तक का। अब देखिए, और जिसमें नहीं, जिस वाक्य में नहीं दिख जाए उसको क्या कहते हैं, निगेटिव सेंटेंस। क्या कहते हैं, निगेटिव सेंटेंस। तो अभी पहले हम लोग अफर्मेटिव सेंटेंस, जो भी मतलब अफर्मेटिव सेंटेंस है उस तरह का सेंटेंस को कैसे इंग्लिश में करें वो सीखेंगे। फिर हम लोग सीखेंगे आगे निगेटिव सेंटेंस, फिर आगे और भी है ना। सिंपल प्रेजेंट टेंस का ही 6 भेद है। पहला तो अफर्मेटिव हो गया, फिर निगेटिव, फिर पढ़ेंगे हम लोग इंट्रोगेटिव। ठीक है, इंट्रोगेटिव के बाद इंट्रोगेटिव निगेटिव, ठीक है, फिर WH और फिर WH निगेटिव। इतना पढ़ने के बाद तब हम लोग का क्या होगा, सिंपल प्रेजेंट टेंस खत्म होगा।
फिर हम लोग पढ़ेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस, फिर इसी तरह प्रेजेंट कंटिन्यूअस का भी 6 पढ़ेंगे, फिर प्रेजेंट परफेक्ट पढ़ेंगे, फिर उसका भी 6 पढ़ेंगे, फिर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस पढ़ेंगे, फिर उसका भी 6 पढ़ेंगे, और तब जाकर के हमारा प्रेजेंट टेंस क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। क्या हो जाएगा, समाप्त। इसी तरह से हम लोग पास्ट का भी पढ़ेंगे और फ्यूचर का भी पढ़ेंगे। तो आप लोग मन लगा के पढ़िए और वीडियो पे इन तक देखिए। एक एक करके आप लोग को वीडियो अपलोड किया जाएगा, है ना। तो आप लोग इंतजार करते रहिएगा, एक एक वीडियो आप लोग के सामने लाया जाएगा। फिलहाल अभी आप लोग आगे देखिए। अब आगे क्या होगा, हम लोग समझ लिए कि अफर्मेटिव सेंटेंस क्या होता है। तो अब देखते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है। स्ट्रक्चर देखते हैं, चलिए देखिए। स्ट्रक्चर मतलब क्या होता है, आकार, है ना। जैसे कि मान लीजिए आप लोग घर वर बनवाते होंगे, तो घर बनवाने से पहले एक नक्शा बनाया जाता है ना। नक्शा का मतलब क्या है कि उसी पद चिन्हों पे चल करके उस घर को बनाना है। तो यहाँ पे ये जो स्ट्रक्चर है ये पद चिन्ह है। क्या है, पद चिन्ह। यानी कि ये यहाँ जो जो कहा जाएगा उसी रास्ते पे चल करके आप लोग को उस हिंदी वाक्य का इंग्लिश को बनाना है। क्लियर है, हिंदी वाक्य को इंग्लिश में कन्वर्ट करना है। चलिए देखिए, इसमें जो सबसे पहला है वो क्या है, सब्जेक्ट। क्या होता है, सब्जेक्ट। उसके बाद आता है V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट। क्लियर है यहां तक, सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 और प्लस क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट। क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट। यहां तक समझ में आ गया। अब आप लोग के मन में एक और डाउट आ रहा होगा कि सर सब्जेक्ट किसको बोलेंगे, वर्ब किसको बोलेंगे और ऑब्जेक्ट किसको बोलेंगे। अब हम लोग सीखते हैं कि सब्जेक्ट किसको बोलेंगे, वर्ब किसको बोलेंगे और ऑब्जेक्ट किसको बोलेंगे। देखिए, सब्जेक्ट क्या होता है, किसी हिंदी वाक्य में किसी हिंदी वाक्य में जो काम करता है, जो काम करता है उसे क्या कहते हैं, सब्जेक्ट कहते हैं। क्या कहते हैं, सब्जेक्ट। क्लियर है यहां तक। किसी हिंदी वाक्य में, ठीक है, मतलब किसी भी हिंदी वाक्य में जो काम करता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, सब्जेक्ट कहते हैं। अब जैसे कि मान लीजिए हम एक वाक्य दे रहे हैं, मैं पढ़ता हूं। तो इस मैं पढ़ता हूं में जो काम हो रहा है वो किस चीज का काम हो रहा है, पढ़ने का काम हो रहा है। और पढ़ने का काम कर कौन रहा है, मैं। तो जो काम करता है उसी को क्या कहते हैं, सब्जेक्ट कहते हैं। क्या कहते हैं, सब्जेक्ट। क्लियर है यहाँ पे, क्लियर है। चलिए इसका कुछ एग्जांपल्स हम आप लोग को लिखते हैं। ऊपर का हो गया होगा, ऊपर का आप लोग पॉज करके लिख लीजिए, ऊपर का मिटा देते हैं। फिर इसका कुछ एग्जांपल्स देखते हैं हम लोग, तब और क्लियर होगा एग्जांपल्स के थ्रू। चलिए देखिए एग्जांपल्स क्या हो जाएगा। चलिए ये तो समझ गया आप लोग, सब्जेक्ट। एक ही बार में सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट तीनों का हम लोग एग्जांपल देखेंगे। पहले अब हम लोग सब्जेक्ट को समझ लिए, जो काम करता है वो सब्जेक्ट हो गया। और अब समझते हैं हम लोग वर्ब क्या होता है, वर्ब क्या होता है। देखिए वर्ब के बारे में, ये जो हमने पढ़ा था ये क्या पढ़ा था, ये जो पॉइंट था ये सब्जेक्ट का था। अब हम लोग आते हैं वर्ब का पॉइंट। किसी हिंदी वाक्य में जो काम हो रहा है, जो काम हो रहा है उसे वर्ब कहते हैं। ठीक है। अब देखिए, किसी हिंदी वाक्य में
जो काम हो रहा है यानी कि जो काम होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, वर्ब कहते हैं। अब जैसे मैं पढ़ता हूं, तो मैं पढ़ता हूं में सबसे पहले तो ये बताइए काम क्या हो रहा है, काम हो क्या रहा है, पढ़ने का काम हो रहा है। तो पढ़ने का काम हो रहा है तो क्या कर देंगे, वर्ब कर देंगे। और काम कर कौन रहा है, तो जो काम करता है उसको क्या कहते हैं, सब्जेक्ट कहते हैं। जो काम करता है उसको क्या कहते हैं, सब्जेक्ट। तो काम कर कौन रहा, तो मैं पढ़ता हूं, मैं क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया, क्योंकि मैं ही ना, मैं जो व्यक्ति होगा वो क्या कर रहा है, काम कर रहा है। और काम कौन कर रहा है, सब्जेक्ट कर रहा है, मैं कर रहा है। और काम कर क्या रहा है, तो पढ़ रहा है। तो पढ़ना क्या हो गया, वर्ब हो गया। क्या हो गया, पढ़ना वर्ब हो गया। चलिए ये आप लोग स्ट्रक्चर लिख लीजिए, यहाँ पे स्ट्रक्चर लिख लीजिए। उसके बाद हम लोग मिटाते हैं। स्ट्रक्चर लिख लीजिए, सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट। इसी यही मेन है। इस स्ट्रक्चर को हमेशा आप लोग को याद रखना है ना। ये जो स्ट्रक्चर है इसको आप लोग को हमेशा याद रखना है, ठीक है। इसी स्ट्रक्चर से पूरा बनने वाला है, यानी कि इसी स्ट्रक्चर से पूरा अफर्मेटिव सेंटेंस में जितना भी क्वेश्चन आएगा वो सारा सॉल्व होगा, है ना। तो आप लोग ये स्ट्रक्चर लिख लीजिए, उसके बाद हम इसको इरेज करते हैं। चलिए हो गया होगा, पॉज करके आप लोग लिख सकते हैं। अब हम लोग एग्जाम्पल की ओर जाते हैं कि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का एग्जाम्पल क्या हो सकता है। चलिए देखिए, इसका एग्जाम्पल अगर हम लेते हैं, चलिए, हाँ तुम खाते हो, तुम खाते हो। तुम खाते हो में देखिए आप लोग, सबसे पहले तो आप लोग हमें ये बताइए कि इसमें काम क्या हो रहा है, काम किस चीज का हो रहा है। तो हमने क्या बोला, किसी हिंदी वाक्य में जो काम हो रहा है उसी को कहते हैं वर्ब। तो काम क्या हो रहा है, खाने का काम हो रहा है। तो खाने का काम कर रहा है, तो जो काम होता है उसी को कहते हैं वर्ब। तो इसमें जो काम हो रहा है वो क्या हो रहा है, खाना हो रहा है। तो ये क्या हो जाएगा, वर्ब हो जाएगा। क्या हो जाएगा, वर्ब हो जाएगा। क्लियर है, जो काम हो रहा है वो क्या हो जाएगा, वर्ब। क्लियर है। अब देखिए सब्जेक्ट क्या होता है, तो किसी हिंदी वाक्य में जो है ना, जो काम करता है उसे क्या कहते हैं, सब्जेक्ट। अब ये तो पता चल गया काम हो रहा है खाने का, तो काम कर कौन रहा है, खाने का काम कौन कर रहा है, तो तुम कर रहा है। तो ये क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट हो जाएगा। अब बच गया ऑब्जेक्ट। तो इसमें मान लीजिए तुम आम खाते हो, तो इसमें आम क्या हो जाता, ऑब्जेक्ट हो जाता, है ना। वर्ब और सब्जेक्ट के अलावा जो भी शब्द आएगा तो वो क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा, है ना। यानी कि रेस्ट ऑफ वर्ड्स क्या होते हैं, ऑब्जेक्ट होते हैं। क्या होते हैं, ऑब्जेक्ट। यहां तक समझ में आ गया है। अब फाइनली हम लोग एक और पॉइंट समझ लेते हैं, जो वहां पे V1 और V5 का जो यूज हुआ था, तो उसके बारे में बस समझ लेते हैं। V1 क्या होता है, V5 क्या होता है। उसके बाद फाइनली हम लोग क्वेश्चंस को बनाएंगे, है ना, क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे और फिर आगे की ओर बढ़ेंगे। तो देखिए आप लोग, मिटा दे, आप लोग को मिटा दिया जाए, ठीक है। देखिए मिटा देते हैं। अब देखिए आप लोग ध्यान से पढ़ते रहिए, एकदम कंसिस्टेंसी के साथ पढ़ना है। ध्यान को इधर उधर भटकाना नहीं है, एकदम कंसिस्टेंसी के साथ पढ़िए। अब देखिए एक वर्ड यूज हुआ था V1 और V5। V1 और V5 यूज हुआ था, इसके बारे में देखिए ये क्या है। अब देखिए V1 जो लगता है ना, यानी कि वर्ब का पहला रूप और वर्ब का पांचवा रूप, वर्ब का पहला रूप और वर्ब का पांचवा रूप। तो देखिए वहां पे जो स्ट्रक्चर में जो V1 और V5 है वो एक ही लगेगा, या फिर V1 लगेगा नहीं तो V5 लगेगा। दोनों में से ऐसा नहीं है को दोनों लग जाएगा, कोई एक ही यूज हो सकता है। तो सबसे पहले देखिए V1 क्या होगा, V1 क्या होगा, किस किस कौन कौन सा सब्जेक्ट। और हमेशा याद रखिए V1 और V5 जो होता है वो सब्जेक्ट के अनुसार बदलता है। क्या होता है, सब्जेक्ट जो भी रहेगा उसी के अनुसार V1 और V5 बदलेगा। अगर सब्जेक्ट क्या रहे, I रहे, V रहे, U रहे,
दे रहे, है ना। और भी बहुत सारा प्लूरल फॉर्म इसको आप लोग बोल सकते हो, प्लूरल फॉर्म, है ना। और V5 जो लगता है वो लगता है सिंगुलर फॉर्म में, क्या, जैसे कि ही हो गया, सी हो गया, इट हो गया, या एक ही सी इट, या एक नाम हो, एक नाम हो, क्या हो, ही सी इट हो या एक नाम हो, इसको सिंगुलर कहते हैं, इसको सिंगुलर फॉर्म बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? सिंगुलर फॉर्म। देखिए अब आप लोग ध्यान दीजिए, ही दिखे सब्जेक्ट के रूप में, क्या दिखे, ही दिखे, सी दिखे, इट दिखे, या कोई भी एक नाम दिख जाए, है ना। एक ही नाम होना चाहिए, दो नाम नहीं, दो नाम होगा तो प्लूरल हो जाएगा, एक ही नाम। अगर आप लोग को एक नाम दिखे, ही सी इट में से कोई भी दिखे, तो V5 लगाइए, क्या लगाइए, V5 लगाइए। इसके अलावा अगर कुछ भी दिख जाए तो क्या लगा दीजिए, V1 लगा दीजिए। क्या लगा दीजिए, V1 लगा दीजिए। अब आप लोग समझ गए होंगे V1 कहां पे यूज होगा और V5 कहां पे यूज होगा। क्लियर है, समझ में आ गया ये बात, क्लियर है। चलिए एक और पॉइंट होता है कि सर V1 से V5 में आखिर बदलेंगे कैसे, ठीक है। तो अब ये V1 से V5 में कैसे बदलेंगे वो देखिए आप लोग, ये मिटा देते हैं ऊपर का। आप लोग पॉज कर करके लिखते रहिए, समझने के साथ साथ उसको कॉपी में लिखना भी है, ताकि कभी अगर ध्यान ना हो तो आप लोग कॉपी उल्टा करके उसको देख सको। चलिए देखिए अब V1 में एस या ES लगा के V5 में बदला जाता है, बदला जाता है। क्या लिखे हम, V1 में या फिर S लगा देंगे, नहीं तो ES लगा देंगे, और किस में बदल जाएगा, V5 में बदल जाएगा। क्या बदल, किस में बदल जाएगा, V5। एक और पॉइंट आप लोग को यहां लिख देते हैं, V1 जो होता है वो प्लूरल होता है ना। ये प्लूरल होने के कारण ये प्लूरल सब्जेक्ट लेता है, और V5 जो होता है ना, V5 क्या होता है, वो सिंगुलर होता है। V5 क्या होता है, सिंगुलर होता है, इसीलिए ये सिंगुलर सब्जेक्ट लेता है। क्लियर है, प्लूरल होता है ये, इसीलिए प्लूरल सब्जेक्ट लेता है, ये सिंगुलर होता है इसीलिए ये सिंगुलर सब्जेक्ट लेता है। यहां तक क्लियर है। चलिए अब आगे देखिए, ये समझ में आ गया आप लोग को, V1 में S या ES लगा के V5 में बदला जाता है। क्लियर है। अब देखिए V1 प्लूरल फॉर्म है और V5 सिंगुलर फॉर्म है, यहीं पे, इसीलिए यहाँ पे V1 में जो है वो V1 में प्लूरल सब्जेक्ट यूज हुआ है और V5 में सिंगुलर सब्जेक्ट यूज हुआ है। क्लियर है आप लोग को। चलिए यहां तक आप लोग लिख लीजिए, यहां तक आप लोग पॉज करके लिख लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब फाइनली हम लोग अफर्मेटिव का क्वेश्चंस बनाएंगे, कुछ एग्जांपल्स देखेंगे और इसमें किस तरह से स्ट्रक्चर लग रहे हैं वो भी देखेंगे। तो आप लोग इसको तब तक पॉज करके लिख लीजिए, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसको आप लोग पॉज करके लिख लीजिए। चलिए हो गया होगा आप लोग का। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं आगे, कि अब वाक्य को इंग्लिश में कैसे बदला जाए। चलिए ध्यान दीजिए आप लोग कि वाक्य को इंग्लिश में किस तरह से बदलेंगे। चलिए देखिए अब आप लोग कि वाक्य को किस तरह से बदलेंगे हम लोग। चलिए सबसे पहले तो स्ट्रक्चर हम आप लोग को फिर से लिख देते हैं, और ये जो स्ट्रक्चर है ये अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर है। सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस
ऑब्जेक्ट। क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट। क्लियर है। अब देखिए एग्जांपल लेते हैं हम लोग खाते हैं, हम लोग खाते हैं। सबसे पहले तो ये बताइए सब्जेक्ट इसमें लिखना, पहले क्या कर रहा है लिखने, सब्जेक्ट। और सब्जेक्ट हमने क्या बोला था, जो काम करता है उसी को सब्जेक्ट कहते हैं। देखिए हम लोग खाते हैं, हम लोग खाते हैं में सब्जेक्ट कौन है, तो काम कौन कर रहा है, हम लोग। तो हम लोग क्या हो गए, सब्जेक्ट। और हम लोग का इंग्लिश क्या होता है, वी होता है। क्लियर है। अब सब्जेक्ट के बाद कह रहा है इसमें V1 या V5 लगाइए। अब V1 या V5 सब्जेक्ट के अनुसार लगता है, सब्जेक्ट के अनुसार यहाँ V है, V के साथ हम लोग क्या बोले थे, V प्लूरल सब्जेक्ट है, इसीलिए इसके साथ प्लूरल वर्ब। और प्लूरल वर्ब क्या होगा, V1। क्या होगा, V1। V1 क्या होगा, देखिए वर्ब क्या है इसमें, आप वर्ब देखिए। अब यहाँ पे वर्ब हमने क्या बोला था, जो काम हो रहा है वो वर्ब है। इसमें काम क्या हो रहा है, खाने का काम हो रहा है, तो खाने का काम हो रहा है तो वो क्या हो जाएगा, वर्ब हो जाएगा। क्या हो जाएगा, वर्ब हो जाएगा। क्लियर है। चलिए खाना क्या हो जाएगा, ईट हो जाएगा। और उसके बाद ऑब्जेक्ट इसमें कुछ नहीं है, तो यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। एक और एग्जांपल देखते हैं। मेरा भाई किताब पढ़ता है। मेरा भाई किताब पढ़ता है। सबसे पहले तो आप लोग ये बताइए कि इसमें काम कौन कर रहा है। सबसे पहले ये बताइए कि काम क्या हो रहा है, पढ़ने का काम हो रहा है, तो पढ़ने का काम हो रहा है तो ये हो गया वर्ब। और काम कर कौन रहा है, तो काम कर रहा है मेरा भाई, यानी कि किताब कौन कर पढ़ रहा है, मेरा भाई। इसमें भी सब्जेक्ट हो जाएगा ये और वर्ब हो जाएगा ये। क्लियर है। चलिए सबसे पहले तो इसमें काम क्या हो रहा है, पढ़ना काम हो रहा है, और पढ़ने का काम कौन कर रहा है, मेरा भाई। तो मेरा भाई क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया, मेरा भाई सब्जेक्ट। तो मेरा भाई का जो इंग्लिश होगा वो क्या हो जाएगा, माय ब्रदर। ठीक है, माय ब्रदर हो गया, सब्जेक्ट लिख दिए हैं। अब उसके बाद सब्जेक्ट के बाद क्या कर रहा है, हमको लिखने V1 या V5 में से कुछ लिखना है। तो अब देखिए सब्जेक्ट के अनुसार V1 V5 लिखेंगे। यहाँ पे माय ब्रदर क्या चीज में है, सिंगुलर में, यानी कि एक ही भाई है ना। वही अगर रहता मेरा भाई या, है ना, यानी कि माय ब्रदर्स अगर रहता प्लूरल रहता, ठीक है, तो उसमें V1 का प्रयोग होता, क्योंकि प्लूरल सब्जेक्ट प्लूरल वर्ब, सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब। क्लियर है। सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब, प्लूरल सब्जेक्ट प्लूरल वर्ब। यहाँ पे सब्जेक्ट सिंगुलर है इसीलिए सब वर्ब भी सिंगुलर लगेगा, यानी कि V5 लगेगा। तो V5 पढ़ना है, तो पढ़ना का क्या आता, रिस्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, रिस्ट। अब देखिए पढ़ में क्या पढ़ रहा है, तो क्या पढ़ रहा है कि अदर ऑब्जेक्ट्स हो गया, अदर वर्ड्स हो गया। तो अदर वर्ड्स क्या होता है, ऑब्जेक्ट होता है। तो किताब क्या हो जाएगा, बुक हो जाएगा। क्लियर है, समझ में आ गया आप लोग को। तो माय ब्रदर रीड्स बुक, माय ब्रदर रीड्स बुक, यहां तक हो गया है। चलिए समझ में आ गया। तो आप लोग को इसी तरह से क्वेश्चंस बनाते रहना है ना। ये अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर यहीं पे समाप्त हो गया है। तो आप लोग जाइए बुक निकालिए जाके ट्रांसलेशन का, और उस ट्रांसलेशन बुक में पहला जो टेंस चैप्टर है उसमें जाके देखिए अफर्मेटिव सेंटेंस से रिलेटेड आपको ढेर सारा क्वेश्चंस दिए गए होंगे। तो आप लोग उस क्वेश्चंस को देखिए और पहचान कैसे करिएगा, तो जो पहचान बताया गया था उस पहचान से देखिए कि ये अफर्मेटिव सेंटेंस का है कि नहीं है। अगर होगा तो आप लोग उस अफर्मेटिव सेंटेंस को बना डालिए, पूरा क्वेश्चन को फोड़ डालिए, और जितना भी क्वेश्चन है सारा बनाइए। अगर कोई भी क्वेश्चंस ना बने तो आप लोग कमेंट्स करके बताइए। तो आज का वीडियो हम लोग यहीं पे समाप्त करने वाले हैं। आगे भी आप लोग को इसी तरह का वीडियो आते रहेगा। और जो इस चैनल पे नए आए हैं तो आप लोग एजुकेशन एंड एजुकेटर चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि इससे रिलेटेड सारा वीडियो आप लोग को चलता रहे। और ये जो 10th चैप्टर है ये भी लगातार
चलता रहेगा। हर एक दिन एक एक टॉपिक वाइज आप लोग को वीडियो देते रहेंगे, है ना। अभी यहाँ पे खत्म हुआ, इससे आगे का वीडियो कल बताया जाएगा, कल दिखाया जाएगा आप लोग को। तो फिलहाल आज के लिए आप लोग को इतना ही है, ठीक है। और हाँ, आप लोग को कुछ भी अगर पढ़ते हो तो उसको समझ करके पढ़िए, क्योंकि समझा हुआ चीज हमेशा याद रहता है, रटना नहीं है ना। एक एक चीज को आप लोग को क्लियर बताया गया तो रटिए मत, और उसको समझिए, और जितना ज्यादा समझिएगा उतना ज्यादा समझ में आएगा। और उसको प्रैक्टिस करिए, क्वेश्चंस प्रैक्टिस बेसिक है ना। जब तक क्वेश्चंस प्रैक्टिस नहीं करेगा तब तक कोई भी चीज क्लासीफाई नहीं होगा ठीक से। तो क्वेश्चंस प्रैक्टिस करिए और इसको अच्छे तरह से समझ करके सॉल्व करिए। फिलहाल आज के लिए आप लोग को इतना ही रहने देते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।